हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि एम्स जो है जितने भी हैं फटाफट से अपनी फिजिकल वेरिफिकेशंस की डेट निकाल रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर्स और सेट कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जाम्स क्वालिफाइड कर चुके हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, सफदरजंग ने भी और लेडी हार्डिंग ने भी जो है अपनी कैंडिडेट की लिस्ट निकाल दी है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो आप सब जो बचे हुए कैंडिडेट हैं जिनका और एम्स में सिलेक्शन हुआ है, वो भी अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल तैयार रखें कि हो सकता है उनको कब एम्स जो है बुला ले फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, आपको बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं साथ में, ताकि कोई भी डिले ना हो। अगर वो आज या कल में भी बुलाते हैं, आपको कभी भी इमरजेंसी में भी बुलाया टिल 14, तो आप तुरंत तैयार रहें और जाके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबको तैयार करके रखा होगा। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली सफदरजंग हॉस्पिटल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, प्लस उसकी सैलरी के बारे में। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हो सकता है जिनका सिलेक्शन हुआ है जो बाहर से आएंगे, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे कि सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, सफदरजंग हॉस्पिटल का। साथ में हम बात करेंगे कि अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ क्या है क्या नहीं है, या अगर हम क्वार्टर्स नहीं लेते हैं तो क्या बाहर क्या अवेलेबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, ईजिली जो है हमें और क्या कह सकते हैं, हमें आसपास का जो एरिया है सफदरजंग के दिल्ली का, वो किस तरीके का रहने वाला है, उस पूरी डिटेल में और सफदरजंग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेसिकली सफदरजंग के बारे में। और सफदरजंग तो हॉस्पिटल है जहाँ पे क्या होने वाला है, किस तरीके से ड्यूटीज नर्सिंग ऑफिसर्स परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल को हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास हमेशा से 3 सोर्सेज हैं जिस तरीके से हम जाते हैं। पहला हो जाता है हमारे पास बस, ट्रेन और फ्लाइट। ठीक है, दोनों इजीली असेसेबल है। फ्लाइट की सर्विस से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो फ्लाइट यहाँ पे पता ही है आपको, यहाँ पे दिल्ली जो है सेंटर है, और दिल्ली सेंटर होने के बाद यहाँ पे हमारे पास आईजीआई है, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सिर्फ इंडियन के स्टेट से नहीं, बाहर से भी बहुत ज़्यादा, अदर कंट्रीज से भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड है। तो आप जहाँ से भी है, जोन से भी स्टेट से आपकी फ़्लाइट चली है, आप वहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट ले सकते हैं। ठीक है, आप दिल्ली उतर जाएंगे और दिल्ली से उतरने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा आपको सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। ठीक है, वहाँ से सिर्फ आपको आधा घंटा लगेगा सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। ठीक है, अगर आप फ्लाइट से आते हैं आप वहाँ से टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, प्लस अगर आप मेट्रो से आते हैं तो ये बहुत ईजिली हो जाएगा। मेट्रो से तो आप अराउंड 15 टू 20 मिनट्स में ही पहुँच जाएंगे। वहाँ से मेट्रो चलती है एयरपोर्ट से, जो कि आपको नई दिल्ली उतारेगी, और नई दिल्ली से आप एम्स उतरेंगे, और एम्स उतरने के बाद एम्स से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल है। ठीक है, इस तरीके से हम फ्लाइट से आ सकते हैं। प्लस ट्रेन से, तो ट्रेन से दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्टेशन हैं। ठीक है, आनंद विहार स्टेशन हो गया, नई दिल्ली स्टेशन हो गया, ठीक है, और आदर्श नगर हो गया। ठीक है, बहुत सारे स्टेशन है, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया। तो आप अपने एरिया के हिसाब से जिस भी स्टेट से आप आ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सा जो है आपका जो ट्रेन है वो जो है इजिली दिल्ली के अंदर कहाँ से स्टेशन पे उतार रहा है। आप किसी पे भी आए, किसी पे भी आए, मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे पास में है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विद आपको 30 मिनट्स के अंदर आप सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। उसके बाद आनंद विहार है, आनंद विहार से आपको आने में अराउंड 45 टू 1 आवर लग जाएगा। 45 मिनट्स आप मान सकते हैं, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छी हैं, तो आप बहुत जल्दी वहाँ से टैक्सी वगैरह करके, इवन वही सेम मेट्रो का रूट है जो दिल्ली से कनेक्टेड है, आप मेट्रो से आ सकते हैं। विद इन 40 मिनट्स आप मेट्रो से भी आराम से जो है सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रेन से असेसेबल रहने वाला है आपको बहुत ईजिली तरीके से। तो आप ट्रेन की बुकिंग्स वगैरह जिस तरीके से करना चाहे आप कर सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और ये इंडिया का बहुत बड़ा स्टेशन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, बिकॉज इट इज़ द सेंट्रल के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, कैपिटल के अंदर है, इंडिया के कैपिटल के अंदर है। तो ये बहुत ईजिली आप यहाँ पे किसी भी रूट से आ सकते हैं। ठीक है, और रहा बस की बात करते हैं, जो हर स्टेट से ईजिली है, किसी भी स्टेट से हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, हर तरीके से कनेक्टेड है। हमारे पास यहाँ पे इंटर स्टेट्स जो है इंटरनेशनल बस स्टैंड भी है। ठीक है, जिसे कहा जाता है कश्मीरी गेट, और फुल फॉर्म है महाराणा प्रताप आईएसबीटी कश्मीरी गेट। तो आप यहाँ पे बसेज आती है, और यहाँ से भी अराउंड सिर्फ 25 या 30 मिनट्स की डिस्टेंस पे आपको पड़ेगा एम्स। 25 या 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे आपको एम्स पड़ जाएगा। आप यहाँ से मेट्रो के जरिए जा सकते हैं,
आप अपनी पर्सनल भी ले सकते हैं, पर्सनल से भी ऑलमोस्ट उतना टाइम लगेगा, मेट्रो से भी ऑलमोस्ट। मेट्रो से आपको कहाँ जाना है, आपको कश्मीरी गेट मेट्रो पे उतरना है, कश्मीरी गेट पे उतर के कश्मीरी गेट मेट्रो पे चढ़ना है और आपको एम्स उतरना है। एम्स जो है नियरेस्ट मेट्रो है, उससे सिर्फ 5 कदम की दूरी पे आपको दिल्ली एम्स भी है और 5 कदम की दूरी पे सफदरजंग भी है। मतलब आप ये समझ सकते हैं सफदरजंग और दिल्ली एम्स का जो रास्ता है ना, कुल मिला के सिर्फ वो 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट में आप सफदरजंग से दिल्ली एम्स और दिल्ली एम्स से सफदरजंग पहुंच सकते हैं आराम से। इस तरीके से पूरा एसेसेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मैं ये सारी चीज़ें जो सफदरजंग के लिए बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें जो है आपका एक तरीके से क्या कहते हैं, ये आपको नई दिल्ली के लिए भी लागू रहेगी और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के लिए भी आपको ये लागू रहेगी, क्योंकि लेडी हार्डिंग भी जो हमारा हॉस्पिटल है वो सेंट्रल दिल्ली के अंदर लाई करता है। लेडी हार्डिंग जो हॉस्पिटल है हमारा, वो भी सेंट्रल दिल्ली के अंदर बिल्कुल लाई करता है और वहाँ से बहुत ईजिली आपके पास सब कुछ मिल जाएगा। वो ऐसे एरिया में है हमारा यह हॉस्पिटल सफदरजंग दिल्ली के। सफदरजंग हॉस्पिटल हो गया, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, एम्स दिल्ली हो गया, ये सारे साउथ दिल्ली के एरिया में आते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एरिया माना जाता है दिल्ली का ये, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई अकोमोडेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। कहीं आपको ट्रैवल करना है तो ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं होने आने वाली है। इवन आप नाइट में पूरा सेफ्टी रह सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, नाइट में आप सेफली बाहर मूव कर सकते हैं, ठीक है। और फूड वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अगर आप वहाँ पे क्या कहते हैं अपना टिफ़िन सर्विस वगैरह लगाना चाहते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो दिल्ली है पूरा कैपिटल है, तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की इवन इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की भी कोई दिक्कत आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी इन अगर लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से लेके अगर आप यहाँ पे रहते हैं, बिकॉज और ईजिली है, बसेस से कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ऑटो से कनेक्टेड है, जो यहाँ पे सारी चीज़ें है, ओला उबर, बहुत ईजिली आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। और एरिया बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी एरिया में है ये दोनों के दोनों हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि अब हम सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँच कैसे सकते हैं। सफदरजंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं स्मॉल में, कि ये 1942 में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये हॉस्पिटल स्टैब्लिश हुआ था। अराउंड 80 ईयर्स हो गए हैं इस हॉस्पिटल को। तो आप वो सोच सकते हैं कितना पुराना हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल्स के लिए तो कही जाती है कि जितना ज़्यादा पुराना हॉस्पिटल उतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ और उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर डॉक्टर्स, फैकल्टीज़ वगैरह बहुत अच्छी होगी। तो देख सकते हैं आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ था, बेस हॉस्पिटल अलाइड फोर्सेस के लिए बनाया था। इसको 1954 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अपने अंडर में ले लिया और उसके बाद से इसने सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी, सारी सर्विस और बहुत सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाती है ये, ठीक है। बीएससी नर्सिंग हो गया, चाहे हमारा एमबीबीएस हो गया, ठीक है, पीजी के लिए एमडी वगैरह हो गया, या और भी ज़्यादा पीएचडी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराता है ये। और पीजी वगैरह के लिए ये जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उससे अफिलिएटेड है ये हमारी सफदरजंग हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये था सफदरजंग के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन। अब हम जिसका सबको इंतजार होता है देख लेते हैं, बेसिक पे कितना मिलने वाला है हमें सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर। जो नर्सिंग ऑफिसर होंगे उनको पे स्केल क्या मिलने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल है वो एक तो पहले तो एक्स सिटी के अंदर लाई करता है, ठीक है। एक्स सिटी के लाई करने के अंदर आप समझ सकते हैं मतलब सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपका यहाँ पे। बेसिक पे जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मिलने वाला है वो सेम ही रहने वाला है, जो कि हमारा पे स्केल 7 है। 44,900 हमें यहाँ पे मिलने वाला है बेसिक पे, ठीक है। उसी का 31% जो अभी करंटली जनवरी में जो सैलरी आई है वो चल रहा है, ठीक है। आपको 31% डीए मिलने वाला है, 13,000 प्लस आपकी, मेरे ख्याल से जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये बढ़ के 34% हो जाएगा। और 34% होने का मतलब है 15,000 के अराउंड आपका डीए भी हो जाएगा तब तक। एचआरए यहाँ पे आपको ये डिफरेंस आता है मेनली, जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो एचआरए का डिफरेंस आता है। जो अदर एम्स हैं जो कि वाई कैटेगरी में लाई करते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, प्लस जो दिल्ली एम्स हैं जो एक्स सिटी में लाई करते हैं, इनके अंदर सिर्फ एचआरए का डिफरेंस आता है। हाउस अलाउंस का, जिसे हाउसिंग रेजिडेंस अलाउंस बोला जाता है, उसका डिफरेंस आता है, जो कि यहाँ पे आपको 27% मिला जाता है। और जो अदर एम्स है वहाँ पे अराउंड ये वाई सिटी वाले वहाँ 18% दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको 27% मिला जाता है, जो कि बैठ जाता है हमारा 12,122। बेसिकली जो मेन डिफरेंस आता है वो इसी का आता है। टीए हमारा 36,000 रहने वाला है, ये बिल्कुल सेम है। टीए और डीए 1,216 रहने वाला है, ये भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग अलाउंस 1800, नर्सिंग अलाउंस 7200 फिक्स है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी वो बनेगी 84,658 रुपीज़, ये आपकी टोटल सैलरी बनने वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर से कुछ डिडक्शंस हो जाएंगे,
ये इनकम टैक्स है जो फिक्स डिडक्ट होगा ये आपका, ये वेरी कर सकता है। ये 3000 हमने लिखा हुआ है, जो जिसका भी कैंडिडेट का कटा है उसका हमने लिया है तो उसका 3000 कटा था। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। NPS 10%, 100% ये कटेगा, इतना ही अमाउंट कटेगा 5882। ये जो है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपको मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। ये दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स के अंदर है, दिल्ली के अंदर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्लस इवन एम्स दिल्ली के अंदर भी है। बाहर के कई एम्स में इस फैसिलिटीज़ को नहीं दिया जाता, पर कई जगह दिया भी जाता है कुछ एम्स के अंदर। पर दिल्ली के अंदर ये कंपलसरी है, इसे DGSS भी बोला जाता है। जो 650 रुपीज़ है, ये आपकी सैलरी से कटता है। इसके अंदर आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अपना जो है वो इलाज करा सकते हैं। ठीक है, उसका सारा जो खर्चा होगा वो गवर्नमेंट उठाएगी, उसके लिए ये आपकी सैलरी में से 650 रुपीज़ कटते हैं। और ये इंश्योरेंस है 60 रुपीज़, जो कि PM केयर फंड्स के नाम पे काटा जाता है 60 रुपीज़, ये भी फिक्स है। ये भी दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स है सेंट्रल में उनके कटाई कटता ही है। तो ये टोटल डिडक्शन हमारा 6592 हो जाता है मिला जुला के। और जो हमारा टोटल नेट सैलरी बनती है वो बनती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की 78K। अब इसके अंदर 100-200 ऊपर अगर हम करते हैं तो 75K प्लस में हमारी सैलरी है ही है। 110% हमारी जो सैलरी है 75K प्लस में रहेगी ही रहेगी, 75K प्लस में। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एम्स दिल्ली मिलता है, कि उनकी जो थोड़ा सा जो 4-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाता है हाउसिंग अलाउंस की वजह से आ जाता है, और आपको 75K प्लस का सैलरी अमाउंट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये था सैलरी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये सारे डाउट्स सैलरी से रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर हम यहाँ पे क्या कहें, अगर हम देखते हैं जैसे कि दिल्ली एम्स का भी मैं आपको इसमें एक बार बता ही देता हूँ, बाद में कि उसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिल्ली एम्स का भी जो है ना सेम रहने वाला है, एक सिटी में लाई करता है, ये अराउंड यहाँ पे 3000 के करीब आएगा। और ये सेम एग्जैक्ट दिल्ली एम्स वाले कैंडिडेट्स का भी अराउंड 75K प्लस, मतलब 78,000 के अराउंड सैलरी पैकेज बनेगा। तो अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो ये हमारा 110% यही रहने वाला है, 75K प्लस की सैलरी। अब आते हैं बेसिकली जो डाउट्स आ रहा था थोड़ा सा अकोमोडेशन प्रॉब्लम को लेके। तो अकोमोडेशन की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे, दिल्ली जो है ना सेंटर माना जाता है स्टडी के लिए, मतलब सारे स्टेट से बच्चे आते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए। तो इसलिए स्टडी पर्पज से हर एरिया के अंदर आपको PG, फ्लैट्स, ठीक है, हॉस्टल टाइप में फैसिलिटीज़, ठीक है, फूड, इवन टिफ़िन सर्विस, ये सारा बहुत ईजिली मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से जो अकोमोडेशन होती है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जिसे बोला जाता है नर्सिंग क्वार्टर, जो नर्सिंग ऑफिसर को अलॉट होता है, अगर आप वो नहीं भी लेते हैं तो आपको ईजिली यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह बहुत ईजिली, क्योंकि बहुत अच्छे एरिया में है सफदरजंग हमारा, तो आपको उस एरिया में आराम से आपको मिल जाएगा विथ अफोर्डेबल प्राइस। और आप वहाँ पे अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली वहाँ पे रह सकते हैं बहुत ईजिली। PG, बहुत ईजिली फ्लैट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। प्लस आपको सफदरजंग की तरफ से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से जो नर्सिंग क्वार्टर होता है वो भी मिलेगा। उसका भी जो पैकेज है वो उस तरीके से होता है कि HRA प्लस समथिंग अमाउंट होता है, वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा और आपको नर्सिंग क्वार्टर अलॉट किया जाता है सफदरजंग हॉस्पिटल का, जो नर्सिंग क्वार्टर नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वार्टर होता है। और ये इसके अंदर भी है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो भी नर्सिंग ऑफिसर या जो भी डॉक्टर्स हो गया इन सब का रिक्रूट कर रहे हैं, और जो बाहर के डॉक्टर हैं उनको क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया LHMSC भी जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, प्लस ये सेंट्रल दिल्ली के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट का जो एरिया है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट आसपास के एरिया में ये सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़, क्वार्टर्स वगैरह, बहुत अच्छे से बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। वीकेंड्स पे अगर आप फैमिली के साथ घूमना चाहते हैं, दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, चाहे वो लोटस टेम्पल हो, चाहे वो रेड फोर्ट हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, सारी चीज़ें हैं। इवन जो हमारा एम्स के आसपास का एरिया है दिल्ली हट, बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे आपको खाने के लिए और घूमने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आप मतलब वीकेंड्स के अंदर आपको इंटरेस्टिंग कैफ़ेज़, थोड़ा आप अगर बाहर जाते हैं तो जैसे नोएडा, गुड़गांव की साइड आसपास NCR एरिया में जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत सारे लॉन्च भी मिल जाएंगे, इवन क्या क्या रिजॉर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ईजिली अगर आप लेके आते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप बिल्कुल INA मार्केट एम्स के आस बिल्कुल ही पास में है INA मार्केट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मार्केट कहा जाता है दिल्ली के अंदर, जहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत बेस्ट जगह है एक तरीके से
घूमने के लिए। वीकेंड्स को आप वहाँ पे अपना स्पेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली है फैमिली के साथ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अक्षरधाम टेम्पल हो गया, बहुत सारे दिल्ली के अंदर तो जगह की ही इतनी सारी हैं। आपको हेरिटेज प्लेसेस हो गया, अगर सस्ते कपड़े वपड़े चाहिए आपके तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस कहा जाता है दिल्ली के अंदर है। यहाँ से ऑल ओवर इंडिया में जो है तो क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है कपड़ों की। सरोजनी नगर मार्केट ये वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट है क्लोथ की दिल्ली के अंदर, तो वो भी बिल्कुल एम्स से सफदरजंग हॉस्पिटल से काफ़ी पास में है। तो आप इजीली वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। खाने पीने के लिए हर चीज़, किसी की भी आपको कोई कमी नहीं रहने वाली होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। और जो फैकल्टीज़ मिलने वाली है वो सारी वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलने वाली है। और जो एक्सपोजर होता है वर्क का बहुत होता है। प्लस दिल्ली के अंदर आपको हमेशा से पता है थोड़ा वर्कलोड भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है काम का, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट्स और हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशंस है गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। हर सेकंड में इतने केसेस आ रहे होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर कि आप पूछ नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ भी करेंगे जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, और यहाँ पे उस एक्सपोजर का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस लेके वहाँ से बहुत सारी नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है किसी चीज़ से रिलेटेड कि सर ये चीज़ कवर नहीं करी आपने, हो सकता है मेरे से मिस हो गई हो कोई सफदरजंग से रिलेटेड या कोई डाउट हो, या दिल्ली एम्स से रिलेटेड, या इवन LHMS से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उस डाउट को पूरी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। थैंक यू सो मच।